हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोपोली क्या होती है एंड उसके फीचर्स क्या होते हैं। इनका ऐसे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखो, ओलिगोपोली दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक से आए हैं ये दो शब्द। सबसे पहला है ओलिगी शब्द, इसका मतलब है फ्यू यानी कुछ। दूसरा शब्द है पॉलिन, पॉलिन का मतलब है टू सेल यानी बेचना। अब इन दो शब्दों से क्या डेफिनेशन निकल के आती है, ये इस टाइप की मार्केट है जहाँ की फ्यू यानी कुछ ही फर्म्स होती हैं, कुछ ही सेलर होते हैं। टू सेल यानी बेचना, बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं, चाहे होमोजीनियस हो चाहे डिफरेंशिएटेड हो। होमोजीनियस कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, सेम, उनमें कोई फ़र्क नहीं बता सकता। जैसे गेहूँ है, अब गेहूँ कहीं से भी खरीद लो एक जैसी ही दिखती है, हम फ़र्क नहीं बता सकते हैं। जैसे टमाटर है ना, ये सभी चीज़ें जो होती है एक जैसी दिखती है। दूसरा है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। डिफरेंशिएटेड यानी जिनमें हल्का हल्का सा डिफरेंस होता है, नाम मात्र सा, लेकिन काम एक ही करते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट है, बबूल है, पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, सारे एक ही काम करते हैं ना। चलो, अगर इंडिया की बात करी जाए, सो मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। कुछ एग्जाम्पल्स से रखे, जैसे ऑटोमोबाइल, सीमेंट और स्टील। अभी सीमेंट है, अब कहीं किसी की भी सीमेंट ले लो आप, 10 डब्बों में डाल लो, आप पता थोड़ा ना लगा सकते हो कौन सी कंपनी की सीमेंट है। एक जैसी दिखती है सारी सीमेंट, ठीक है। अब जैसे कि कार्स हैं, कार्स, सभी कार में बैठ के घूमना ही है हमको, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, किसी के कलर में, किसी के साइज़ में, किसी फीचर्स में, बाकी काम तो सभी एक ही आती है ना, कार एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाती है। तो फीचर्स क्या हैं इसके ओलिगोपोली के, फ्यू फर्म्स यानी यहाँ बहुत थोड़ी ही फर्म्स होती है इस मार्केट में, बहुत कम फर्म्स होती है, बहुत कम सेलर्स होते हैं। द नंबर ऑफ फर्म्स आर सो स्मॉल दैट एन एक्शन बाय वन फर्म इज़ लाइकली टू अफेक्ट द राइवल फर्म। ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो फर्म्स हैं वो इतनी कम है कि अगर एक फर्म कोई एक्शन लेती है, कोई डिसीजन लेती है अपनी फर्म में, तो वो बाकी राइवल फर्म्स यानी जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उन लोगों को अफेक्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल है ऑटोमोबाइल्स। अब जैसे कि कार है, कोई एक ऐसी कार आती है उसमें एक बढ़िया सा शानदार फीचर आता है जो किसी कार में नहीं है, तो आसपास की जो कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, सभी सोचेंगे भाई हम भी अपनी कार में सेम ऐसा ही फीचर लेके आते हैं, ताकि जो है हमारी कार्रवाई पीछे ना रह जाए, है ना। तो एक कोई डिसीजन लेती है तो बाकी सभी फर्म्स उसके अकॉर्डिंग जो अपना अपना डिसीजन बदल लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है, दैट एक्शन ऑफ वन फर्म अफेक्ट द एक्शन ऑफ अदर कंपीटिंग फर्म्स। अगर एक फर्म कोई एक्शन लेती है, कुछ भी प्रोडक्ट में अपने या प्राइस में चेंजेस लाती है, तो वो दूसरे फर्म्स को भी अफेक्ट करेगा, वो लोग भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे। अब जैसे कि कोई शैम्पू है और वो बहुत सस्ता हो रहा है और वो काफ़ी फेमस है, तो बाकी सभी ब्रांड्स सोचेंगे यार हम भी थोड़ा सस्ता कर लेते हैं, एक तो पहले ही हमारी सेल इतनी कम हो रही है, इतना अच्छा शैम्पू है, और ऊपर से हमारा शैम्पू इतना महंगा हो जाएगा तो हमारे लोग ख़रीदना बंद कर देंगे, हम भी थोड़े थोड़े प्राइस गिरा देते हैं। तो ऐसे एक फर्म कोई डिसीजन लेती है तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है। इन ओलिगोपोली फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट। अभी ओलिगोपोली के अंदर क्या, सारी फर्म्स एक दूसरे से पे इंटरडिपेंड है, ठीक है। इसमें मैंने जैसे कि बताया कि एक फर्म अगर कोई चेंज करती है, जैसे कि कार है, कोई कार बहुत सस्ती हो रही है तो लोग उसकी ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। तो क्या हो रहा है कि बाकी सभी फर्म्स पे अपना प्राइस थोड़ा सा डाउन कर लेगी। अब मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि कोई कार में नया सा फीचर आया है जो बाकी किसी कार में नहीं, तो सभी फर्म्स सोचेंगी ऐसा फीचर हम भी अपनी कार में लिया है। तो इस तरह से इंटरडिपेंडेंट है। A change in output or price of one firm influence the decisions of other competing firms। यानी अगर कोई एक फर्म किसी भी चीज़ में, प्राइस में, अपने आउटपुट में, अपने प्रोडक्ट में कोई भी टाइप का चेंज ला रही है, तो बाकी जो अदर कंपीटिंग फर्म्स हैं यानी बाकी जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं भाई, वो भी अपने डिसीजन में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ टाटा मेक्स चेंजेस इन इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड अदर फर्म्स लाइक मारुति, हिंडाई एक्सेट्रा ऑल्सो मेक चेंजेस इन द रिस्पेक्टिव व्हीकल्स। अगर टाटा जो है वो कार बनाती है, वो अपने प्रोडक्ट में कोई चेंज लेके आती है, कि प्राइस में कोई चेंज लेके आती है, प्रोडक्ट में कोई नया फीचर लेके आती है, तो जो बाकी फर्म्स है जैसे मारुति, हुंडई वगैरह, वो भी अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लेकर आएगी इसकी वजह से, वरना पीछे रह जाएगी बहुत ज़्यादा, उसकी उन सबकी सेल्स डाउन हो जाएगी। आगे, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, इसका क्या मतलब होता है, compete with other firms by offering free gifts, making favorable credit terms etc। यानी कंपटीशन तो लड़ना बाकी सभी फर्म से,
लेकिन प्राइस को लेके नहीं कंपटीशन लड़ना कि भाई तुम भी प्राइस डाउन करो, मैं भी प्राइस डाउन करो, तीसरा भी प्राइस डाउन करा, चौथा भी प्राइस डाउन करा, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, नॉन प्राइस यानी प्राइस को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को लेके कंपटीशन लड़ना है। जैसे कि फ्री में हम गिफ्ट देने शुरू कर देंगे, क्रेडिट टर्म्स फेवरेबल का मतलब है कि इंस्टॉलमेंट में कार देनी शुरू कर देंगे, या अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर देंगे, कार के साथ एक की जगह 2 चॉकलेट के डब्बे देने शुरू कर देंगे। तो वैसे कुछ देकर लोगों को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है, लेकिन प्राइस से छेड़छाड़ नहीं करनी है। सो अंडर ओलिगोपोली फर्म्स आर इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। ओलिगोपोली के अंदर क्या है, फर्म्स जो हैं प्राइस को चेंज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अब जैसे कि कार इतनी सारी बिक रही है, कोई कार 7 लाख की है तो 7 लाख से वो 6 लाख की भी बेच सकते हैं भाई, क्यों नहीं बेच सकते, उनकी मर्जी है। या 7 लाख से 7.5 लाख भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। सो दे ट्राई टू अवॉइड प्राइस कॉम्पिटिशन इन द फियर ऑफ प्राइस वॉर। इसलिए सभी फर्म्स क्या करती हैं, प्राइस कंपटीशन नहीं करती हैं, उस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करती हैं। क्योंकि भाई एक कार की कीमत कम हुई है तो बाकी सभी अपने कार्स की कीमत भी कम कर लेगी अपनी सेल्स को मेंटेन रखने के लिए। फिर इससे फ़ायदा क्या होगा यार, तुमने सपोज़ 50,000 कीमत कम करी है, सारी कारों ने अपने अपनी 50,000 कीमत कम कर ली, लेकिन सेल्स तो उतनी ही होनी है ना। तो 50,000 का घाटा सिर्फ आपको नहीं होएगा, बाकी सभी फर्म्स को होएगा, तो सभी नुकसान मिलकर उठाएंगे। तो ऐसे करने की ज़रूरत ही क्या है ना। प्राइस वॉर नहीं लड़ना है, प्राइस को लेके लड़ाई नहीं लड़नी है कि डाउन 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 किए जाओ, अपना खुद का नुकसान किए जाओ। बल्कि फर्म्स को क्या करना है, और मेथड्स या और तरीके ऐसे ढूंढने हैं जिससे आप एक दूसरे से कंपटीशन लड़ पाएँ। जैसे एडवर्टीजमेंट दिखानी शुरू कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कार की, या कस्टमर्स को और अच्छी सर्विसेज देनी शुरू कर दो। कंपटीशन तो बहुत सारी चीज़ों से लड़ा जा सकता है, सिर्फ प्राइस डाउन करके कंपटीशन नहीं लड़ा जा सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फर्म्स, यानी भाई नई फर्म्स जो है उनको एंटर करने के लिए या नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी सारी बैरियर्स या रुकावटें आती हैं। देर आर बैरियर्स अंडर ओलिगोपोली फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री। अब ओलिगोपोली की अगर बात की जाए तो वहाँ बहुत सारे बैरियर्स हैं। कोई भी नई फर्म अगर आती है, नया बिजनेस चालू करती है, जैसे पेटेंट्स लेने पड़ते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाखों में पैसे चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फर्म्स हैं वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा लेती है लॉन्ग रन में। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि सपोज़ क्या हो रहा है कि नई फर्म एंटर नहीं कर पा रही है और पुरानी फर्म्स छोड़ के चली जा रही हैं, ठीक है। तो जो बाकी एग्जिस्टिंग फर्म्स है ना, अब सारा रेवेन्यू उनके पास जाएगा, है ना। अब जैसे कि सपोज़ 3 फर्म्स हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो 3 में से क्या हुआ कि नई फर्म तो आ नहीं पा रही क्योंकि भाई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो एक फर्म छोड़ के चली गई, तो जितने भी कस्टमर्स थे बाकी इन 2 फर्म्स के पास चले जाएंगे। तो ये दबा के जो है तीसरी फर्म जो गई है उसके कस्टमर्स भी लेंगी, सेल्स करेंगी और मोटा पैसा कमाएंगी, लेकिन लॉन्ग रन में, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट भी होती है इसके अंदर, बिल्कुल होती है। क्यों होती है, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है। जैसे कि कार्स हैं, अब कार्स जो हैं सब कार अलग अलग है, उनमें सब कुछ फीचर्स अलग है, तो इसके लिए आपको सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है। जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखा के लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। ड्यू टू सेवर कॉम्पिटिशन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस फर्म्स, वेरियस सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर यूज्ड। अभी कॉम्पिटिशन ही इतना ज़्यादा है, फर्म्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो भाई सेल्स प्रमोशन तो करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कंपटीशन में अगर सेल्स प्रमोशन नहीं किया जाता है, आप एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाते हो, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे लगेगा। तो सेलिंग कॉस्ट आर इनकर्ड अंडर ओलिगोपोली बिकॉज इन दिस फर्म्स रिलाइज ऑन नॉन प्राइस कंपटीशन। तो सेलिंग कॉस्ट बिल्कुल खर्ची जाती है क्योंकि यहाँ फर्म जो है नॉन प्राइस कंपटीशन को लेके लड़ती है, यानी प्राइस के साथ यहाँ पे फर्म्स छेड़छाड़ नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, यहाँ पे आप नॉन प्राइस कंपटीशन लड़ते हो, यानी एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखा के अपने प्रोडक्ट को और फेमस करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट है ग्रुप बिहेवियर। इसका क्या मतलब है, फर्म्स टेंड टू बिहेव एज इफ दे वर अ सिंगल फर्म इवन दो इंडिविजुअली दे रिटेन देयर इंडिपेंडेंस। अभी यहाँ पे फर्म्स कैसा बिहेव करती हैं, जैसे कि वो एक ही फर्म है लेकिन इंडिविजुअली जो है वो अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट में ऐसा बिहेव करती हैं जैसे कि एक ही फर्म है। जैसे कि सबने मिलके डिसाइड कर रखा है कि अगर मेरे को सीमेंट बेचना है तो मुझे इतना सीमेंट जो है सपोज़ 500 रुपये में बेचना है, तो सारी फर्म्स के प्राइस जो 500 के आसपास ही पाएंगे। मतलब वो एक एका कर लेती हैं, यूनिटी बना लेती हैं कि नहीं भाई 500 से डाउन नहीं जाना है अपने को, ठीक है।
500 से ऊपर चल जाओ, 500 से डाउन नहीं जाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्राइस हम कम करते रहेंगे तो सबको नुकसान होगा, तो क्यों नुकसान उठाया जाए। अंडर ओलिगोपोली प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ वन फर्म डायरेक्टली इन्फ्लुएंस अदर कम्पीटिंग। सो अगर ओलिगोपोली की बात की जाए तो मैंने जैसे कि बताया था कि अगर कोई भी एक फर्म कोई भी डिसीजन लेती है, चाहे प्राइस को लेके, चाहे आउटपुट को लेके, अपना प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस करती है, तो वो बाकी फर्म्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा, उनको भी मजबूर करेगा कि भाई हमें भी अब चेंजेस लाने पड़ेंगे वरना अपनी सेल्स कम हो जाएगी। सो ओलिगोपोली के अंदर क्या होगा, ग्रुप डिसीजन लिया जाएगा, ताकि टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल फर्म्स, ताकि जितनी भी फर्म्स है भाई सबका जो है फ़ायदा बना रहे, ऐसे ना हो किसी एक फर्म के चक्कर में सबका ही नुकसान होता चला जाए। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अंडर ओलिगोपोली फर्म्स में प्रोड्यूस होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ओलिगोपोली के अंदर फर्म्स दो टाइप के प्रोडक्ट्स बेचती हैं, चाहे होमोजीनियस हो चाहे डिफरेंशिएटेड हो। होमोजीनियस मैंने बताया था जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जैसे कि आपके सामने गेहूँ रखे तो बिल्कुल एक जैसे है भाई, चाहे किसी भी दुकान के हो। डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि प्रोडक्ट्स में थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि कार्स हैं, कार्स में हल्का हल्का डिफरेंस होता है, चाहे कलर का हो, चाहे साइज़ का हो, चाहे मॉडल का हो, चाहे फीचर्स का हो, लेकिन काम तो सारी एक ही आती हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या है, अगर कोई फर्म होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि सीमेंट या स्टील, भाई एक जैसी दिखती है सीमेंट, चाहे किसी भी कंपनी की ले लो, तो हम बोलेंगे प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली है ये। अगर कोई फर्म डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स यानी कार्स की बात हो रही है, तो बोलेंगे ये डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली है। चलो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट करते हैं, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इसका क्या मतलब है, अंडर ओलिगोपोली एग्जैक्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ प्रोड्यूसर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। अब ओलिगोपोली के अंदर क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका बिहेवियर का हम पता ही नहीं लगा सकते भाई। सर्टेनिटी का मतलब है एक सर्टेन एक फिक्स्ड बिहेवियर नहीं है उनका, जब मन चाहे जो मन चाहे जैसा मर्जी, कभी प्राइस बढ़ा दिया, कभी कम कर दिया, कभी आउटपुट में कुछ चेंजेस कर दिए, कभी प्रोडक्ट में नए फीचर्स ऐड कर दिए, कभी कुछ कर दिया, ऐसे करते रहते हैं वो, जिसकी वजह से उनकी डिमांड ऊपर नीचे जाती रहती है। सो डिमांड कर्व इज़ इनडिटर्मिनेट, जिसकी वजह से उनका डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट बनता है, यानी अनसर्टेन, कुछ पता ही नहीं लगता भाई। कभी कुछ अच्छा फीचर आ गया तो सेल्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई ऐसा फीचर आ गया जिसकी वजह से जो है इनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन इतना यूज़ का नहीं है वो, तो फिर उनकी सेल्स कम हो जाती है। तो ये सब चक्कर चलता रहता है इस केस में। एनी चेंज इन प्राइस बाय वन फर्म मे लेड टू द चेंज इन प्राइस बाय अदर फर्म्स। तो अगर कोई भी चेंज होता है प्राइस में, यानी कोई भी एक फर्म अपना प्राइस चेंज करती है, उसकी वजह से बाकी फर्म्स को भी प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज लाना पड़ता है, तो डिमांड कर्व या बार बार शिफ्ट होता रहता है, डेफिनेट एक नहीं रहता है, क्योंकि बार बार प्राइस चेंज हो रहे हैं, बार बार प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड अप डाउन हो जा रही है। तो यहाँ पर डिमांड कर्व जो है सर्टेन नहीं है, एक फिक्स्ड। ठीक है, इसके लिए वीडियो